कर दिया गया है। वहां से आपको मैं बता दूं, ये डंपर में जब आग लग गई तो धुआं जो है वो टनल के जब बाहर निकला, तो उसके बाद जो है वो पूरा वहां का प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया। और वहां पर जो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की गाड़ियां थी, वहां पर प्रोजेक्ट के अपने लोकल टैंकर्स थे, उनसे जो है वो आग पर जो है वो काबू करने की कोशिश की। उसके बाद जो है वो सेफली सारे जो लेबरर है, जो एम्प्लॉयज वहां के थे, उनको जो है वो वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया। और अब जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या कुछ वजह रही, क्यों जो है वो इस डंपर में जो है आग लगी। और उस टनल में उस वक्त लगभग 15 से 20 और गाड़ियां थी जो है वो सेफली बाद में जो है वो रिमूव कर दी गई। और लगभग 30 से 40 लेबरर थे जो वहां पर अंदर फंसे होते, उनको भी जो है वो सेफली रिमूव कर दिया। अब इसमें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी परस्ता। तो कौन सी रेस्क्यू टीम्स हैं जो सामने आई हैं लोगों की मदद के लिए? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों के लिए जो इस हादसे का शिकार हो गए हैं? देखिए फर्शिता, क्योंकि टनल के अंदर आग लगी थी तो कहीं ना कहीं लेबरर वहां पर काम कर रहे थे। तो उसके बाद जब जब ये आग फैली तो उसके बाद जो है वो, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से भी वहां पर भी जो है वो गाड़ियां अवेलेबल होती है जो आग बुझाने का काम करती है, टैंकर्स अवेलेबल होते हैं। उन्होंने जल्द जो है वो टैंकर्स और उनको जो है वो जब तक फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की गाड़ियां पहुंची, उन्होंने जो है वो तब तक जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया। वहां पर जो लोकल एम्प्लॉय थे, जो वहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट यूज होते हैं, और लगातार जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको यूज किया गया। और जल्द से जल्द इस गाड़ी पे जो है वो काबू पा लिया गया, ताकि टनल में बहुत सारी गाड़ियां थी उनको जो है नुकसान ना पहुंचे। और जितने भी लेबरर्स थे उनको सेफली जो है वो रिमूव कर दिया, वहां से निकाल जी दिया गया। और अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी फर्स्ट। चलिए, तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंतसिर। पीएम आवास योजना के तहत कई बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद रियासी जिले के बगा गांव के लोगों को अब तक पक्का घर नहीं मिल पाया है। इलाके के लोगों का कहना है कि कई सालों से मुसलसल दस्तावेज जमा कराने के बाद भी उन्हें अब तक इस स्कीम का फायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके पक्के घर का सपना अधूरा ही बना हुआ है। गांव के लोगों ने बताया कि वो हर बार नई उम्मीद के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन आज तक इस इलाके में किसी भी शख्स को घर नहीं मिला। इससे लोगों में मायूसी बढ़ रही है। बग्गा गांव के लोगों ने एक बार फिर सरकार और जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनके मामलों पर संजीदगी से ध्यान दिया जाए और मुस्तहिक परिवारों को जल्द से जल्द एमपी आवास योजना, माफ कीजिएगा, पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाए। लोगों का कहना है कि सरकार की इस पुरउम्मीद स्कीम का फायदा उन्हें भी वक्त पर मिलना चाहिए ताकि वो भी महफूज और वकार वाले घर में रह सकें। ऐसे हैं जिनको अभी आवास योजना के तहत मतलब गरीब लोग हैं, उनको घर नहीं मिले हैं अभी तक, ना उनके बने हैं। ये स्कीम जो आवास योजना की ये 15-16 में शायद लॉन्च हुई, 10 साल बीत गए, गरीब बेचारे ऐसे के ऐसे ही हैं। उनको अभी तक मकान, रहने के लिए मकान नहीं है। बहुत इधर तो हमारे गांव में इक्का दुक्का मिले हैं, 2-3 होंगे जिसको मिले होंगे, 2-4। बाकी पूरे गांव में जो गरीब लोग हैं उनको मिले ही नहीं है अभी तक। मैं सरकार से अपील करता हूँ, अमर सरकार से और सेंट्रल सरकार से अपील करता हूँ कि ये गरीबों का ये 10 साल से योजना चल रही है, इसका क्यों नहीं हल हुआ? गरीबों को मकान क्यों नहीं मिले? तो मैं ये चाहता हूँ इनको जल्दी फौरी तौर मकान मिलने चाहिए। अगर आवास योजना के तहत मकान बाकी गाँव में बन रहे हैं, बाहर सब राज्य में बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? जिला रियासी क्यों पिछड़ा हुआ है? हमारा इलाका क्यों पिछड़ा हुआ है? हाल हुई हमारे, वो भी कोई पैसा पाई नहीं आया। ये हूं भी ढई है कि कोठी भी, वो भी नहीं आए मारे, कोई पैसे पाई कोई नहीं आया। नहीं गल दे बाल मारे करदे, अज देने कल देने कख नहीं मारे, कोई किश नहीं बनया जी साडा गरीब आदमी दा। बोली होंदे मारे सारा इन्ना काम नहीं किया। 10 साल हुई है मोदी ने, 20 साल हुई है खड़ोते दे, सारा किश नहीं बनाया, कोई किश नहीं किया महाराज। साल 2016 में स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जहां पूरे देश में लोगों को लाभ पहुंचा चुकी है। वहीं रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले में भी काफी लोगों ने इस स्कीम का फायदा लिया। लेकिन इस वक्त हम बागा पंचायत में मौजूद हैं, जहां बागा पंचायत के कुछ ऐसे लोग हैं जो साल 2016 से ही अपने पक्के मकान का सपना ले हुए काम काज कर रहे हैं। और उन्होंने कई बार अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बीडीओ डिपार्टमेंट को जाकर सौंपे हैं, लेकिन आज दिन तक उनके पक्के मकान का जो सपना था वो सपना ही रह चुका है। अब लोगों ने केंद्र सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनके पक्के मकान के बारे में सोचा जाए, ताकि वो भी अपना जीवन आम तरह से जी सके। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से अमन शर्मा। तफसीलात के लिए हमारे साथ रियासी से अमन शर्मा जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे बगा गांव के लोगों को अब तक क्या कुछ नहीं मिल पाया है पीएम आवास योजना की स्कीम के तहत?
जी, अगर बात करें तो साल 2016 में ही ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो कि देश में लागू हो गई थी, और देश के अलग-अलग कोनों में इसका लाभ जो गरीब लोग हैं जिनके घर कच्चे थे वो ले रहे थे। वहीं रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले में भी काफ़ी ऐसे गाँव हैं जो इस जो पीएम आवास योजना का फ़ायदा ले चुके हैं। लेकिन रियासी जिले की बागा पंचायत की बात करें तो बागा पंचायत में कुछ ऐसे ही 2-4 गिने ही घर हैं जहाँ पर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फ़ायदा मिला है। लेकिन जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो काफ़ी गरीब लोग हैं, और पिछले दिनों जो बारिश हुई आपने देखा, जो मौसम जम्मू कश्मीर में जो हाल हुआ था, उसके बाद भी उनके घरों में काफ़ी क्रैक्स वगैरह आए हैं और काफ़ी घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसके बाद लोगों ने कई बार जो अपने डॉक्यूमेंट हैं जो ब्लॉक ऑफिस में जाकर सबमिट करवाए हैं, और लगातार लंबे समय से ही वो अपने जो दस्तावेज हैं वो जाके जो संबंधित विभाग है उसको दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों का आज ये कहना है कि उनको क्यों नहीं, अगर उनके आसपास के जो गांव हैं उन लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है, लेकिन जो बागा पंचायत है सिर्फ उस गांव में ही ये स्कीम क्यों नहीं पहुंचे। उसी को लेकर आज लोगों ने उमर सरकार और सेंट्रल सरकार से जो गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनके बारे में सोचा जाए, ताकि वो भी अपने पक्के मकान का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको भी स्वीकार कर सके। जी, जानना चाहेंगे कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन कितनी बार कराई है। वहीं अगर हम बात करें तो जो आप बोल रहे हैं जैसा कि बागा पंचायत है, ये कैसा है, पसमानदा इलाका है, कैसा इलाका है, वो जानना चाहते हैं। और लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपील की है हुकूमत से? जी, बागा पंचायत की बात करें तो ये महज रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और काफ़ी लोग जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि थोड़ा ये पहाड़ी इलाका भी आता है, और दूर दराजी इलाका तो नहीं कहेंगे पर लेकिन पहाड़ी के लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं, फार्मिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उसी को देखते हुए लोगों ने कई बार, अगर जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो साल 2016 से ही लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं। लेकिन जो सिर्फ इसी पंचायत में ही ऐसा मामला सामने आया है। लेकिन जो आसपास के जैसे गांव है, कारुआ हो गया, पोनी ब्लॉक हो गया, या रियासी के सलाल हो गया, तो इन क्षेत्रों में तो घर बन गया, लेकिन पंचायत के लोगों की ये डिमांड है कि उनको भी नहीं पता लग रहा है वो समय समय पर वो सरकार के पास भी अपनी आवाज पहुंचा सके। अब आज उन्होंने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के माध्यम से उमर सरकार और सेंट्रल सरकार से ये गुजार लगाई है कि जल्द से जल्द जो उनका पक्का मकान का सपना है उसको पूरा किया जाए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की सीटों की तकसीम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू तंजीमों की तरफ से मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं। हिंदू तंजीमों के अराकीन यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाहर एक बार फिर कुछ लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। दरअसल ये लोगों यूनिवर्सिटी इंतजामिया के उस फैसले से नाराज है जिसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के इस साल शुरू होने से पहले बैच में 50 स्टूडेंट्स की सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी, 7 हिंदू स्टूडेंट्स को और एक सिख स्टूडेंट को दी, जिसके बाद हिंदू तंजीम इसकी मुखालिफत कर रही है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस फैसले को भेदभाव वाला बताते हुए ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा गैर कौम की तालीम पर खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही इस फैसले को वापस लेने की मुसलसल मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का मुद्दा जो है वो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बात करूं तो आज अलग अलग प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। मैं आपसे भी बातचीत करूंगा कि प्रदर्शन भी किया गया, मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों बोर्ड प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे हुआ है? देखिए, ये मुद्दा तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। चयन बोर्ड हमारा, पैसा हिंदुओं का और पड़ेगा कोई और, ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। 42 सीटें जो है वो कश्मीर के स्टूडेंट को, 7 केवल हिंदुओं को और 1 जो है सिख बच्चे को दी गई है, जिसका विरोध हमने लगातार किया है और आगे भी जारी रहेगा जब तक हमारा हक जो है वो हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। व्हाइट कॉलर मिलिटेंट की अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों दिल्ली में आतंकवादी हमले में कहीं ना कहीं डॉक्टर इन्वॉल्व थे। कश्मीर से भी डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं एनसी सरकार उनको शरण देती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी ही उत्पन्न हुई तो व्हाइट कॉलर को मजबूर होना पड़ रहा है हथियार उठाने को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर आदिल अहमद को पकड़ने के बाद
जिस प्रकार का रैकेट सामने आया, एक के बाद तबातोड़ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक के बाद एक डॉक्टर जो है अभी तक 11-12 डॉक्टर जो है वो हिरासत में लिए हैं और सभी का लिंक जो है वो 6 दिसंबर को एक बड़ी घटना को जो है वो करने की थी और भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार जो है वो इनसे रिकवर हुए हैं। वो बड़ा सोचने का विषय है अब देश के अंदर। अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं। आपको मालूम है कि गुजरात के अंदर जिस प्रकार से एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई पॉइजन बना रहा था और वो सारा सामान जो है वो चाइना से लाया गया था, वो उस पॉइजन से कितना बड़ा नुकसान कर सकता था। हो सकता है किसी पानी की टंकी में, हो सकता है कि किसी मंदिर के प्रसाद में इस प्रकार से मिला के लोगों को खिलाने का काम किया जाता। तो आज डॉक्टर जिसको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, आज वही जो है वो शैतान नजर आ रहा है। माता वैष्णो देवी का चुनावों के साथ जो माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय चलता है और यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी बजरंग दल की बात हो, युवा राजपूत की बात हो, अलग अलग समय में प्रदर्शन किया गया था। पर कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले के बाद, दिल्ली में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। डोडा पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से तय किए गए लाजमी टेनेंट वेरिफिकेशन कानून की खिलाफवर्जी करने पर एक मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रूटीन की गश्त के दौरान नगरी तोंडवा इलाके में पीएसआई सोनालिका शर्मा की क़यादत में एसपीओ प्रेम सिंह और एसपीओ शेर मोहम्मद की टीम ने शाम को एक लड़की को मशकूक हालत में घूमते देखा। पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वो पिछले 15 से 16 दिनों से नगरी में एक किराए के कमरे में रह रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग ऑफिसर उस किराए के मकान तक पहुंचे और कमरे में लड़की का सामान बरामद किया। आगे की तफ्तीश में ये सामने आया कि मकान मालिक बबलू शर्मा सन ऑफ बाबूराम रेजिडेंस ऑफ संतोष नगर डोडा ने बिना जरूरी टेनेंट वेरिफिकेशन पूरा किए और बिना टेनेंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराए कमरे को किराए पर दे दिया था, जो कि जिला मजिस्ट्रेट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स की खुली खिलाफवर्जी है। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद एसएसपी डोडा संदीप मेहता जेकेपीएस के हुक्म पर एसएचओ डोडा इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे की तरफ टेनेंट वेरिफिकेशन के बारे में मुसलसल ऐलान और अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है ताकि आम लोगों को इस कानून के बारे में बेदार किया जा सके। डोडा पुलिस ने एक बार फिर सभी मकान मालिकों से अपील की है कि टेनेंट वेरिफिकेशन के कानून पर सख्त से अमल करे ताकि पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके और कानून की पूरी तरह पासदारी हो सके। कल वेरिफिकेशन के दौरान पता चला है इसी तरह का कोई यहाँ नगरी में टेनेंट्स रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कंसर्न थाने में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इसके लिए एक एफआईआर लगा, तफ्तीश चल रही है और भी इसमें एफआईआर लगेंगे। अगर इस तरह से मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम यहाँ के बाशिंदगान को कि वो ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो डीएम के आर्डर्स के तहत है इसका यहाँ पे दे दें, कंसर्न थाने को दे। डोडा पुलिस ने नशा तस्करी और ड्रग पेडलिंग के खिलाफ अपनी मुसलसल कार्रवाई को जारी रखते हुए आज 2 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 12 ग्राम हीरोइन नुमा नशी अशिया बरामद की। एसएसपी डोडा के हुक्म पर थाना डोडा ने जनोटा परियोटे में एक खास नाका लगाया था। रूटीन जांच के दौरान डंपर JK06B4261 जो खेलेनी से डोडा की तरफ जा रहा था को रोका गया था। नाका ऑपरेशन की अगुवाई SHO थाना डोडा कर रहे थे, जिनकी मदद IC PP पुल डोडा ने की। गाड़ी में सवार लोगों की तलाश के दौरान पुलिस ने ड्राइवर मुबशिर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद शरीफवानी रेजिडेंस ऑफ कोती बस्ती डोडा और को पैसेंजर मंजूर अहमद सन ऑफ अली मोहम्मद रेजिडेंस ऑफ गुदना तहसील गुडना जिला डोडा के पास से कुल 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया, जिसमें 5 ग्राम ड्राइवर से और 7 ग्राम को पैसेंजर से मिला। दोनों मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें इस्तेमाल डंपर को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम कत्तू। जिला पुलिस डोडा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से आज मॉर्निंग में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक डंपर ट्रक को पकड़ा है जिसमें
लगभग ये 2 लोग जो सवार थे, एक ड्राइवर था और दूसरा इस गाड़ी पे सवार था। 12 ग्राम जो चिट्टा इनसे बरामद किया है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि पुलिस लगातार ऐसे लोगों को दर्द बोझ रही है, जिस तरह से पुलिस को एक बार फिर से जिला डोडा की आवाम जो है अप्रिशिएट करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ यहाँ के डीएसपी हेडक्वार्टर हैं और साथ में एसएचओ परवेज खांडे साहब भी हैं, जिन्होंने आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगाई है। सर, क्या बताना चाहोगे? एक बार हमने फिर देखा कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई आपने की? देखिए, हमने पुलडोडा जो चौकी है उसके जुरिस्डिक्शन के एरिया में जनोता के मुकाम पे एक नाका लगाया हुआ था, जो 5 बजे सुबह का नाका लगाया था। सुबह के टाइम 7:30 बजे एक डंपर जो है जम्मू की तरफ से आ रहा था, उसमें 2 लोग, एक ड्राइवर और एक उसके साथ एक और साथी था, वो सवार थे। उनको जब रोका गया और पूछताछ की गई तो उन्होंने कोशिश की नाके से फरार होने की, जिनको नाका पार्टी ने बमों का धर दबोच लिया। जब उनकी जामा तलाशी ली गई तो उनके जो जेब से है, एक के जेब से, जो ड्राइवर था उसके जेब से 5 ग्राम और उसका साथी जो था उससे 10 ग्राम का जो है चिट्टा नमा शय जो है बरामद हुई है। पूछताछ पे उनका नाम मुबशर हुसैन, एक का, दूसरे का नाम जो है मंजूर अहमद बताया जाता है। जो मुबशर है ये कोटी का रहने वाला है और मंजूर जो है ये गुंदना का रहने वाला है। तो इसमें एक केस जो है FIR रजिस्टर हुई अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ और इसकी तफ्तीश चल रही है। सर, क्या इन्होंने बताया कि ये किसको हमने आगे ड्रग्स देना था और कोई पुरानी हिस्ट्री इन लोगों की रही है? देखिए, वो अभी तफ्तीश का अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी चीज सामने आएंगी तो वो हम देख रहे हैं पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है। अगर हम ड्रग्स के हवाले से बात करें, पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को ऐसे धर दबोचा, प्रॉपर्टीज उनकी सीज की गई, जो अभी भी बड़े मगरमच्छ छुपे हुए हैं, पुलिस से जो है वो अभी भी दूर हैं। किस तरह से उनको मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? अगर किसी इलाके में कोई काला काम इस तरह का करता है, उनको क्या मैसेज होगा? देखिए, जो इसमें मुलव्वस हैं उनसे ये एडवाइस करूंगा मैं कि इससे दूर रहें, ये काम छोड़ के कोई 1 नंबर का काम शुरू करें। और जनरल पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन्फॉर्म करें अगर कहीं भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन आती है, और उनका नाम पता जो भी है वो सीक्रेट रखा जाएगा। जो भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है इसके मुतालिक रखा जाएगा। और उनके लिए वार्निंग भी है यहाँ पे जो गलत कामों में मुलव्वस हैं कि हम इनको बख्शेंगे नहीं, हम एक एक को पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और कानून के। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है, कुछ महिलाएं जो है आगे आ रही हैं दिन ब दिन, वो जो इस काम में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वो चाहते हैं रातों रात हम अमीर होना चाहते हैं। देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, हूसोएवर, जो भी इसमें मुलव्वस होगा, इसमें सबके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा किस तरह से उन लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो लोग भी काले काम के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आज भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 12 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद किया और उनको परयोद डोडा के अंदर धर दबोचा। और फिलहाल पुलिस को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह से काफी अच्छा काम जिला पुलिस डोडा ने किया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। DLSA शुपैया ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से टाउन हॉल शुपैया में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के बारे में एक अहम अवेयरनेस प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में सीनियर सिटीजन एक्ट, हुकूक यानी लीगल राइट्स और बच्चों और देखभाल करने वालों की जिम्मेदारियों पर तफसीली रोशनी डाली गई। अफसरान ने प्रोग्राम में शामिल लोगों को बताया कि इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन एक्ट को आसान और तेज कानूनी अमल से माहाना मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। उन्होंने परिवारों से अपील की कि बुजुर्ग अराकीन की मुसलसल देखभाल और तवज्जो को अपनी तरजीह बनाएं। अफसरान ने ये भी कहा कि कमज़ोर और ज़रूरतमंद बुजुर्गों की हिफाजत के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को और मजबूत किया जाना ज़रूरी है। प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी, सीनियर सिटीजन और दीगर समाजी कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुंतजमीन का कहना था कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम परिवारों को कानून को समझने में मदद देते हैं और माता पिता और बुजुर्गों को वक्त पर मुनासिब मदद देने की मेंटालिटी को बढ़ावा देते हैं।
टाउन हॉल में आज एक ये जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने बहुत सारे विलेज हेडमैन उसको चौकीदारों को बुलाया था कि ताकि हम उनको अवेयर करें कि ये एक्ट है क्या और इस एक्ट का महत्व क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमारे पास जो बेसिक लॉ है BNSS, उसमें सेक्शन 144 के अंडर हम मेंटेनेंस पिटीशंस फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो सफ़र होते हैं, जिनको नेगलेक्ट किया जाता है ओल्ड एज में। इसलिए जो 2007 का एक्ट है, इसमें आपको सिंपली एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है। जो भी ट्राइब्यूनल के सामने जिसका हेड एक SDM लेवल के अफसर के होते हैं, वो सीधे समन करते हैं बच्चों को, जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं जिसमें चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको डायरेक्टली मौके पे 5,000 तक वो मेंटेनेंस इसमें ग्रांट कर सकते हैं। जिला पुलिस लेह ने आज राम आर IPS की गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जिन्होंने ऑफिशियली तौर पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला लेह का ओहदा संभाला है। DPO लेह पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर एजाज से नवाजा गया। इसके बाद उनकी मुलाकात एडिशनल SP लेह, दोनों SDPOs और जिले के सीनियर अफसरान के साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग में हुई। बैठक के दौरान SSP लेह को जिले की क़यादत से जुड़े तमाम अहम पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें मैन पावर स्ट्रेंथ, क्राइम स्टेटमेंट, उभरते हुए क्राइम ट्रेंड, हादसों की लिहाज से हसास इलाके, चेक पोस्ट के कम और ERSS 112 के फंक्शनिंग समेत कई अहम काम शामिल थे। जिला पुलिस लेह ने उम्मीद जताई कि SSP राम आर IPS की क़यादत में पुलिस फोर्स पब्लिक सेफ्टी, कम्युनिटी एंगेजमेंट और मजबूत लॉ और ऑर्डर को और मुतासर तरीके से अंजाम देगी। पुलिस ने कहा कि वो पूरे जिले में अमन, सिक्योरिटी और बेहतर पुलिसिंग के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए पाबंद है। कश्मीर का हेल्थ केयर सेक्टर इस वक्त बड़े टेक्नोलॉजिकल इनकलाब से गुजर रहा है, जहां AI की बुनियाद रोबोटिक सिस्टम्स मरीजों की देखभाल, सर्जिकल एक्यूरेसी और इलाज के नतीजों को एक नई दिशा दे रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में डॉक्टर इरफान रसूल, जो AI रोबोटिक मेडिकल काम के माहिर और पियोनियर माने जाते हैं, ने बताया कि वादी अब एडवांस्ड हेल्थ केयर के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में बेमिसाल प्रेसिजन, बहुत कम खून बहना, कम हॉस्पिटल स्टे और तेज रिकवरी जैसी खूबियां होती है, जो मुश्किल ऑपरेशन के लिए इसे एक गेम चेंजर बनाती है। डॉक्टर रसूल ने यह भी कहा कि रियल टाइम AI एनालिटिक्स को रोबोटिक आर्म्स के साथ जोड़ने से ऑपरेशन थिएटर में फैसले लेने की सलाहियत कई गुना बेहतर होती है, जिससे प्रोसीड्यूरल रिस्क में खास कमी आती है। श्रीनगर के कई अस्पताल अब इस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को अपनाकर वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज को मकामी मरीजों के करीब लाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी के साथ कश्मीर जल्द ही AI बेस्ड मेडिकल इनोवेशन का एक इलाकाई मरकज बन सकती है। ऑर्थोपेडिक्स में सबसे पहले AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा प्लान है कि हम बाकी सर्जरीज को भी रोबोटिक के जरिए से यहाँ पर अंजाम दें। बाहर आपने देखा होगा बहुत जगह पे, बहुत कंट्रीज में, बहुत स्टेट्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्पेशली डाविंची रोबोट्स और बाकी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हमने काम कर रखा है कि हम ये जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अदर ब्रांचेस, इस ब्रांच को लेकर के अदर जो ब्रांचेस हमारी हैं उसमें भी हम इनका प्रयोग, कि अगर एक पेशेंट हफ्ते भर अस्पताल में रहा तो हफ्ते भर रहने में, और जो अस्पताल में सिर्फ 3 दिन रहा तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे उसका कम हो गया। उससे क्या है, एक तो उसके रिसोर्सेज बच जाते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है अस्पताल से खुदा ना खास्ता किसी को इन्फेक्शन ना लग जाए, उसका भी वो टाइम पीरियड कम हो जाता है। और बेसिकली क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, ये बहुत हद तक प्रिसाइज सर्जरीज होती हैं, इनमें प्रिसीशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी भी तरह की परेशानी के, किसी भी तरह के गैप के। तो लिहाजा क्योंकि हमारा जो टारगेट है ऑपरेशन का वो अचीव हो जाता है कम टाइम में और प्रिसाइजली अचीव हो जाता है, इसीलिए एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी अस्पताल में मरीज का कम हो जाता है। उससे उसको ये फायदे हैं कि एक तो उसका जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है और जो है बाकी इन्फेक्शंस वगैरह का भी चांस